देखिए विद्यार्थियों, आज हम लोग हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति आय शीर्षक में मकान संपत्ति से आय की गणना कैसे करेंगे, इससे संबंधित स्टार्टिंग के मैं 3-4 क्वेश्चन आपको लगवा दूंगा, बाकी आप खुद लगाएंगे। और यदि कोई समस्या आती है तो उसके बारे में आप हमें कॉल करके हमारे मोबाइल नंबर 9450 34 28 48 इस नंबर पे व्हाट्सएप भी चलता है। आप चाहेंगे तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है इस पुस्तक का, जिसमें ये कहा गया है कि आप मकान संपत्ति दिया है। क्वेश्चन है, देखें, मिस्टर एक मकान संपत्ति का स्वामी है जिसका नगर पालिका मूल्यांकन 75,000 और उचित किराया 80,000 है। किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं है। जैसे ही हमें यह जानकारी मिलती है कि किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होता है, उस समय हम नगर पालिका सबसे पहले मकान का सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात करने के लिए नगर पालिका मूल्य, उचित किराया और वास्तविक किराया, इन तीनों की तुलना करते हैं। इन तीनों में जो अधिक होता है उसे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, संपत्ति का निर्माण कार्य 1 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुआ और 30 अप्रैल 2016 को समाप्त हुआ। इन अवधियों से यहाँ कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि मकान बनवाने के लिए लोन नहीं लिया गया। अगर लोन लिया गया होता तो ये अवधियाँ भी महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि हमको वर्तमान वर्ष अर्थात 2021-22 में मकान का सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात करना है, इसलिए 16 का कोई महत्व यहाँ नहीं है। इस भवन में 3 इकाइयां हैं। इन्हें X, Y तथा Z को 30,000 प्रति वर्ष के किराए पर उठा दिया गया है। 3 इकाइयां हैं, एक इकाई से 30,000 रुपये मिलता है। तीनों इकाइयों से कुल मिलाकर कितना मिलेगा? 30,000 गुणे 3 बराबर 90,000 रुपये मिलेंगे। गत वर्ष में संपूर्ण भवन का नगर पालिका कर 12,000 चुकाया। मकान का वार्षिक मूल्य ज्ञात कीजिए यदि X तथा Y ने अपनी इकाइयां रहने के लिए ली हैं तथा Z ने अपने व्यापार के लिए। चूंकि मकान मिस्टर ए का है, यदि मकान का कोई भी हिस्सा मिस्टर ए अपने लिए प्रयोग नहीं करता तो किसी भी भाग की ग्रॉस एनुअल वैल्यू शून्य नहीं होगी। मिस्टर ए मकान को किसी दूसरे व्यक्ति को उठा दें और वह व्यक्ति चाहे उस मकान में खुद रहे या वह व्यक्ति अपना व्यापार चलाए, ऐसे व्यापार या खुद रहने का मिस्टर ए के लिए कोई प्रभाव नहीं होगा। देखें, पहली कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मकान के ग्रॉस एनुअल वैल्यू की तुलना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले मकान के हमें क्या ज्ञात करना है? एनुअल वैल्यू ज्ञात करना है। इसके एनुअल वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, इस मकान के सकल वार्षिक मूल्य की गणना करें। हमने कहा, और इस क्वेश्चन में निर्देश दिया है कि जहां वह मकान है वहां रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता है। हमने बताया है, हाफ हेडिंग डाल लें, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसके लिए क्या करेंगे, हमने बताया था कि सबसे पहले आप लिखिए, यदि रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता तो आप लिखेंगे सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू जो कि इस मकान में कितना दिया है, नगर पालिका मूल्य दिया हुआ है 75,000 रुपये।
दूसरा उचित किराया फेयर रेंट दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया है 80,000 रुपये। और तीसरी कंडीशन में दिया हुआ है वो मकान किराए पे उठाया गया है तो लिखेंगे एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कितना है 30,000 रुपये पर यूनिट है। और ये कितनी यूनिटें हैं 3, अर्थात टोटल कितना मिलेगा 90,000 रुपये। और बताया था कि इन तीनों में जो अधिक होगा which ever is higher क्या होगा GAV बराबर कितना हो जाएगा, तीनों में अधिक कौन सा है 90,000। ये हमारा हो जाएगा इस मकान का सकल वार्षिक मूल्य। क्लियर। ऐसे ही हम सकल वार्षिक मूल्य की गणना करेंगे। जब सकल वार्षिक मूल्य की गणना हो जाएगी उसके बाद मकान की एनुअल वैल्यू ज्ञात करनी है। फिर आप एक दूसरी हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी पड़ेगी वो पड़ेगी कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। यही इस क्वेश्चन में पूछा है इसलिए हम यही हेडिंग डालते हैं। इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले दो कॉलम बना लेंगे। एक में लिख देंगे पार्टिकुलर्स, एक में लिख देंगे अमाउंट। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ग्रास एनुअल वैल्यू कितनी में आई थी आपकी 90,000। इसमें से लेस यदि इन मकानों के संबंध में कोई नगर पालिका कर चुकाया गया है और वो नगर पालिका कर मकान मालिक ने चुकाया है तो घटा दिया जाएगा। लेस म्यूनिसिपल टैक्स जो कि कितना दिया हुआ है नगर पालिका कर चुकाया गया 12,000। आप 12,000 इसमें से लेस कर देंगे और तो आपको मिल जाएगा एनुअल वैल्यू कितनी हो गई 78,000। इतना ही इस क्वेश्चन में पूछा था। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कुल मिला के मैं आपको 5 क्वेश्चन चैप्टर का प्रारंभिक बताऊंगा, केवल 5 क्वेश्चन। उसके बाद आप कैलकुलेशन खुद करेंगे, खुद लगाएंगे, क्योंकि यदि मैं लगाऊंगा तो मुझे 100 क्वेश्चन आएंगे और यदि आप लगाएंगे तो क्वेश्चन आपको आएगा। आप किसी भी ज्ञान की प्रगाढ़ता लाने के लिए जरूरी है कि उस चीज़ को बार बार आप रिपीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मिस्टर ए एक दिल्ली में मकान संपत्ति के स्वामी हैं। अब पहले ही मैंने बताया है कि यदि मकान कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में है तो वहाँ रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि यदि रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है तो क्या स्टैंडर्ड रेंट मानक किराया प्रश्न में दिया गया है या नहीं। संपत्ति का निर्माण 30 नवंबर 2016 को पूर्ण हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इस संपत्ति में 4 इकाइयां हैं। प्रत्येक इकाई का वास्तविक किराया 48,000 रुपये प्रति वर्ष प्राप्त किया। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति का मानक किराया देखिए दिया हुआ है। मानक किराया कितना है 2,20,000 रुपये। संपत्ति का नगर पालिका मूल्यांकन 1,65,000 रुपये। इसी मोहल्ले में ऐसी ही संपत्ति का किराया 2 लाख रुपये। ये क्या है फेयर रेंट है। पहले ही मैंने बताया था कि उचित किराया वह किराया होता है जो वैसी ही संपत्ति का उसी ही लोकेलिटी में मूल्य होता है। तो ये 2 लाख रुपये क्या है फेयर रेंट है। गत वर्ष मिस्टर ए ने संपूर्ण मकान का नगर पालिका कर 35,000 रुपये भुगतान किया। 3 इकाइयां रहने के लिए किराए पर उठाई गई हैं। एक पेशे के लिए कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए संपत्ति का वार्षिक मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी वार्षिक मूल्य ज्ञात करना है, इनकम नहीं ज्ञात करनी है। पहले मैंने बताया था कि जब भी आपको वार्षिक मूल्य की गणना करनी हो तो 2 कंडीशन होती है। एक तो
मकान ऐसी जगह है जहाँ रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, एक स्थिति में जहाँ रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है। क्योंकि इस मकान के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है, रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, इसलिए मानक किराया दिया हुआ है। दूसरी चीज यहाँ देखें, ये लिखा गया है कि मिस्टर ए ने जो मकान किराए पे दिया है, जिन जिन लोगों को दिया है उनमें से 3 व्यक्ति उसमें रहते हैं और 1 व्यक्ति जो है अपना पेशा करता है। इससे मिस्टर ए के इनकम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने किराए पे दे दिया। किराए पे लेने वाला चाहे व्यापार चलाए और चाहे खुद रहे, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। तो सबसे पहले हम किसकी गणना करें? ग्रॉस एनुअल वैल्यू की। अब एक बार हमने फॉर्मेट बता दिया, अब हम डायरेक्ट आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप गणना करेंगे किसकी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू की। ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना करने के लिए आप क्या करते हैं? तो चूंकि यह मकान रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, तो पहला काम आप करते हैं कि इसमें ग्रुप बना लेते हैं। ऐसे ग्रुप ए लिख लेते हैं और दूसरा ग्रुप बना लेते हैं, तो उसको लिखते हैं ग्रुप बी। ए ग्रुप में हमने बताया था कि नंबर ए, बी और सी आप तुलना कर लें किसकी? म्यूनिसिपल वैल्यू की। दूसरा फेयर रेंट की, शॉर्टकट लिख रहा हूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और तीसरा है एक्चुअल रेंट की, यानी वास्तव में आप कितना किराया प्राप्त कर रहे हैं। तो इस मकान का जो म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है वो दिया है, देखिए प्रत्येक इकाई का वास्तविक किराया कितना है? 48,000 रुपये, यानी एक्चुअल रेंट कितना है? 48,000। और इकाइयाँ कितनी हैं? 4, अर्थात 4 × 32, 4 × 16, 3 × 19, 1,92,000 रुपये इसका हो गया एक्चुअल रेंट। फेयर रेंट क्या दिया है? इसका ऐसे ही इसी मोहल्ले में ऐसी ही संपत्ति का किराया 2 लाख रुपए है, अर्थात फेयर रेंट कितना हो गया? 2 लाख रुपए। और म्यूनिसिपल वैल्यू इस मकान की दिया हुआ है नगर पालिका मूल्यांकन 1,65,000 रुपये। कोई दिक्कत किसी को नहीं। इन तीनों में जो अधिक होगा, which is higher, which ever is हायर या ग्रेटर, जो भी लिख लें, उसको हम क्या मान लें? स्मॉल ए से डिनोट कर लें, स्मॉल ए से डिनोट कर लें, या कुछ भी मान लें, ई मान लें, कोई दिक्कत नहीं। आ जाए ग्रुप बी में। ग्रुप बी में हमने कहा था एक्चुअल रेंट किसकी तुलना करनी है? ग्रुप बी में, ग्रुप बी में हमको जो तुलना करनी है वो है एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट की। किसकी? मानक किराए की, स्टैंडर्ड रेंट की। तो एक्चुअल रेंट कितना है यहाँ? 1,92,000 रुपये। और स्टैंडर्ड रेंट कितना है दिया हुआ क्वेश्चन में? 2 लाख। मानक किराया दिया है 2,20,000 रुपये। कितना दिया है? 2,20,000 रुपये। इन दोनों की जब हम तुलना करेंगे तो लिखेंगे which ever is higher या ग्रेटर, इसको हम मान लेते हैं F। अगली लाइन में लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू बराबर which ever is less, किसमें? बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ में जो कम हो, तो इन तीनों में अधिक 2 लाख, इन दोनों में अधिक 2,20,000। अब 2 लाख और 2,20,000 में कम कौन सा है? 2 लाख। तो जीएबी कितनी हो गई? हमारी जीएबी हो जाएगी 2 लाख। किसी कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब आप आ जाइए, चूंकि इसमें एनुअल वैल्यू ज्ञात करनी है। अभी हमें क्या मिला है? अभी हमें केवल ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिला है। अब हमको ज्ञात क्या करना है? एनुअल वैल्यू। अब हम इसको मिटाते हैं।
अब आप याद करना आपको एनुअल वैल्यू। देखिए किसी को कोई समस्या हो गई तो बताइएगा। एनुअल वैल्यू याद करने के लिए आप देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 पर यहाँ 2 डालिएगा। देखिए एक ही रह गया। किसकी गणना करनी है? एनुअल वैल्यू की। तो अब आप फॉर्मेट यहाँ क्या कर लें, हेडिंग डाल लें, कंप्यूटेशन, TATION, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लें, क्योंकि फॉर्मेट बनाते हैं तो अच्छे, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है, नंबर वगैरह भी अच्छे मिलते हैं। पार्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ग्रास एनुअल वैल्यू कितनी निकली थी, 2,20,000। 2 लाख की तुलना किए थे, कम था 2 लाख, तो आप लिखेंगे यहाँ 2 लाख रुपए। इसमें से आप क्या घटाएंगे, लेस म्यूनिसिपल टैक्स, MT लिख दे रहा हूँ मैं। क्या घटाएंगे, म्यूनिसिपल टैक्स, नगर पालिका कर। कह रहे हैं कि मकान मालिक ने नगर पालिका ने कर कितना चुकाया है, 35,000, 35,000। अर्थात ये हमारा हो गया 1,65,000। 1,65,000 इसको हम क्या कहेंगे, एनुअल वैल्यू कहेंगे। कोई समस्या? इतना ही ये क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन आपके हो गए। तीसरे क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। सबसे पहले हमको GAV ज्ञात करना है। तो हम GAV ज्ञात करने के लिए, GAV मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV ज्ञात करने के लिए हम यहीं, अब आपको उतनी जानकारी हो गई है तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू डाल देते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसका पहले कैलकुलेशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इसके 4 मकान हैं। इसमें हमको क्या करना है, शुद्ध वार्षिक मूल्य की गणना करनी है, यानी नेट एनुअल वैल्यू की गणना करनी है, जिसमें ABCD 4 मकान दिए हुए हैं। तो चारों मकानों की गणना करनी है। देखिए इसमें दिया है नगर पालिका मूल्य, उचित किराया मूल्य, वास्तविक किराया, मानक किराया और नगर पालिका कर दिया। मानक किराया जिस मकान के संबंध में दिया हुआ है, वहाँ आप ये मान के चलेंगे कि वहाँ रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है और उसके लिए ग्रुप A और ग्रुप B आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ मानक किराया नहीं दिया है, वहाँ रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है और वहाँ आप क्या करेंगे, केवल एक ग्रुप से ही तुलना करके मकान का वार्षिक मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो फर्स्ट मकान की बात करते हैं। पहले मकान देखिए, फर्स्ट मकान की हम बात करते हैं। ए की गणना करने के लिए, चूंकि इसमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, ए मकान के लिए MB दिया हुआ है। देखिए शार्ट में आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप MB दिया हुआ कितना, ए हाउस के लिए MB दिया हुआ है आपका 60,000 रुपये और उचित किराया यानी फेयर रेंट FR, फेयर रेंट उचित किराया दिया हुआ कितना, 75,000 रुपये और वास्तविक किराया दिया हुआ है अर्थात एक्चुअल रेंट AR दिया हुआ है 69,000 रुपये। तीनों चीज़ें दी गई हैं। मानक किराया नहीं दिया है, नगर पालिका कर 6,000 रुपये दिया गया है और कोई बातें नहीं बताई गई हैं। चूंकि यहाँ मानक किराया नहीं दिया है, इसलिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे व्हिच एवर इज हायर। तो GAV कितनी हो गई इस मकान की, यानी लिख दें ग्रॉस एनुअल वैल्यू बराबर इन तीनों में अधिक 75,000। ये आपका हो गया। ये पहले मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गई। अब ये इस तरह से क्वेश्चन प्रायः परीक्षा में नहीं पूछे जाते, ये समझिए आपकी बेसिक ज्ञान जानकारी चल रही है। अब इसमें अगर आप इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू से MT को घटा दें तो क्या मिल जाएगा, एनुअल वैल्यू मिल जाएगी और इस क्वेश्चन में वही उतना पूछा गया है। तो आप अगर एनुअल वैल्यू की हम बात करें तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लीजिए, अभी हम क्वेश्चन में जाएंगे फॉर्मेट पे और फिर वहाँ लिख देंगे कि
कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, और क्या करेंगे GAV से यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे क्या, म्यूनिसिपल टैक्स। कितना दिया है 6,000 रुपये, तो एनुअल वैल्यू कितनी आ गई 69,000 रुपये। ये फर्स्ट मकान का हो गया। क्लियर? यानी अगर हम इसको इस तरह से नहीं देखना चाहते तो हम क्या करें, पहले सभी मकानों की एनुअल वैल्यू ज्ञात कर लें, GAV ज्ञात कर लें। तो A मकान की GAV कितनी हो गई हमारी 75,000 रुपये। अब आ जाइए A का हो गया। B मकान के संबंध में आ जाइए। B मकान में दिया हुआ है, यहीं इसी पे लगाते हैं। किस मकान की अब बात हम करते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं। A की GAV, A की 75,000। अब B की आइए, अब क्या है B पार्ट के लिए आइए। B में देखिए, B में MB दिया हुआ है 48,000, लिख लीजिए। फेयर रेंट दिया हुआ 60,000, लिख लीजिए। और एक्चुअल रेंट दिया हुआ आपका 54,000। कितना दिया है 54,000। चूंकि इसमें स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है, इसलिए आप क्या करेंगे, जब भी स्टैंडर्ड रेंट देगा तो आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो हम इसी को क्या कर लें, ग्रुप A मान लें, कोई दिक्कत, ये हमारा ग्रुप A हो गया। इसमें जो अधिक होगा उसको हम क्या माने, स्मॉल a से डिनोट कर लें, E से डिनोट कर लें, F से कर लें, आपकी इच्छा पे डिपेंड है। दूसरा ग्रुप क्या बनाएं, ग्रुप B बना लें। ग्रुप B में देखिए किसकी तुलना करेंगे, एक्चुअल रेंट कितना दिया है 54,000, और किसकी स्टैंडर्ड रेंट यानी मानक किराया, और मानक किराया कितना दिया हुआ है आपका 72,000। इन दोनों में जो अधिक, which ever is higher चाहे ग्रेटर, उसको हम क्या मान लें, V मान लें। तो इन तीनों में अधिक 60,000, इन दोनों में अधिक 72,000। अब क्या करना है, 60 और 72 की तुलना करनी है, तो लिखेंगे यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू बराबर ग्रॉस एनुअल वैल्यू बराबर which ever is less between A and B इजकल टू कितना हो जाएगा, इन तीनों में अधिक 60,000, इन दोनों में अधिक 72,000, 60 और 72 में कम 60,000, तो GAV कितनी हो गई 60,000। यहाँ हम लिख लें B के लिए GAV 60,000। किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए C में, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब किस में आ जाएं, C में आ जाइए। C मकान के लिए देखिए केवल अमाउंट चेंज हो रहा है, बाकी चीजें वही हैं। C के लिए देखिए, C मकान के लिए दिया हुआ है MB 36, 45, 40, 36,000, ये आपका 45,000, और ये आपका दिया हुआ है यानी एक्चुअल रेंट 40,000, और इसका फेयर रेंट दिया हुआ है 42,000। फेयर रेंट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट दिया है 40,000, और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है कितना 42,000। इन तीनों में अधिक 45,000, इन दोनों में अधिक 42,000। 45 और 42 में कम यानी which ever is less between A and B, 45 और 42 में कम क्या है 42,000। तो यहाँ GAV कितनी हो गई 42,000, यानी यहाँ आप C में लिख दें कितना GAV आ गया 42,000। देखिए कामा का विशेष ध्यान रखिएगा, सेपरेशन बहुत जरूरी है। अकाउंट के विद्यार्थी को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा लिखे गए किसी भी अंक में कोई भी व्यक्ति दिमाग ना लगा सके, अर्थात उसमें कोई संशोधन ना कर सके। नेक्स्ट आ जाएं, लास्ट मकान है वो है D, बाकी सारी चीजें वही चीज हैं, लेकिन